हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फूड चेन का पढ़ लिया था। आज स्टार्ट करते हैं फूड वेब। फूड वेब एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट बहुत सारी कनेक्टेड फूड चेन्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। नेचर में कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक टाइप का फूड नहीं खाता और ना ही उसके सिर्फ एक प्रेडेटर होता है, इसीलिए डिफरेंट फूड चेन्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है और फूड वेब बनता है। फॉर एग्जांपल, ग्रास को ग्रास हॉपर, रैबिट और डियर खा सकते हैं। मैंने आप लोगों को ये बताया था लास्ट वीडियो में। तो अब मूव करते हैं आगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ फूड वेब। फूड वेब का स्ट्रक्चर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर से मिलकर बनता है। प्रोड्यूसर जैसे प्लांट्स और एल्गी फूड वेब का बेस होते हैं। ये सनलाइट की हेल्प से फूड बनाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट को खाते हैं, ठीक है, जैसे रैबिट, डियर और ग्रास हॉपर। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, जैसे फ्रॉग और स्मॉल कार्निवोर्स। टर्शियरी कंज्यूमर हाई कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जैसे स्नेक, ईगल या लार्ज प्रेडेटर्स। डिकम्पोजर जैसे बैक्टीरिया और फंगी डेड ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को इन्वायरमेंट में रिटर्न करते हैं। इसीलिए फूड वेब में एनर्जी और फूड मल्टीपल डायरेक्शंस या पाथवेज में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो इन फूड वेब। तो फूड वेब में एनर्जी का मेन सोर्स सन होता है। प्लांट सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के थ्रू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हर्बीवोर्स प्लांट को ईट करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। फिर कार्निवोर्स हर्बीवोर्स या अदर कंज्यूमर्स को ईट करते हैं। एनर्जी का जनरल फ्लो सन टू प्लांट, प्लांट टू हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स टू कार्निवोर्स, कार्निवोर्स टू हायर कंज्यूमर्स। डेड प्लांट्स और एनिमल्स का ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर यूज करता है, ठीक है। अब 10% लॉ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। 10% लॉ के बारे में आगे भी आप लोगों को दिया, उसमें हम लोग डीपली पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है कनेक्टेडनेस वेब। कनेक्टेडनेस वेब फूड वेब में ऑर्गेनिज्म के बीच कितने फीडिंग कनेक्शंस है ये शो करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्लांट को 3 डिफरेंट हर्बीवोर्स खाते हैं, उन हर्बीवोर्स को 4 डिफरेंट प्रेडेटर्स खाते हैं, तो बहुत सारे कनेक्शंस क्रिएट होंगे। इस टाइप का वेब हमें बताता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किस ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो वेब्स। एनर्जी फ्लो वेब फूड वेब के थ्रू एनर्जी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये शो करता है। नेक्स्ट है फंक्शनल वेब्स। फंक्शनल वेब सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन किसको खाता है, बल्कि इकोसिस्टम के फंक्शनिंग में ऑर्गेनिज्म का एक्चुअल रोल और इम्पोर्टेंस भी समझाता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ अ फूड चेन। फूड चेन और फूड वेब इकोसिस्टम को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये एनर्जी फ्लो को एक्सप्लेन करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कैसे जाती है। सेकेंडली, ये पॉपुलेशन बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अगर प्रेडेटर्स प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल ना करे तो इकोसिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। थर्डली, फूड वेब इकोसिस्टम में कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। अगर एक फूड सोर्स टेम्पोरेरीली कम हो जाए, कुछ ऑर्गेनिज्म ऑल्टरनेटिव फूड सोर्सेज यूज कर सकते हैं। फोर्थली, फूड चेन्स और फूड वेब से न्यूट्रिएंट मूवमेंट और डिकम्पोजिशन को समझने में हेल्प मिलती है। फाइनली, ये एक्सप्लेन करता है कि एक स्पेसीज में चेंज या डिक्लाइन का इफेक्ट अदर स्पीसीज पर भी पड़ सकता है। नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है फूड चेन के हायर ट्रॉपिक लेवल्स पर कुछ परसिस्टेंट हार्मफुल केमिकल्स, पॉल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना। ये सब्सटेंसेस ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होता और ऑर्गेनिज्म के बॉडीज में एक्यूमुलेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, वाटर टू स्मॉल फिश टू लार्ज फिश टू फिश ईटिंग बर्ड। अगर वाटर में कोई परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट प्रेजेंट हो तो स्मॉल ऑर्गेनिज्म उससे एब्जॉर्ब कर सकता है। स्मॉल फिश को लार्जर फिश ईट करेगी और लार्जर फिश को बर्ड ईट करेगा। हर हायर ट्रॉपिक लेवल पर पॉल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो सकती है। बायोमैग्निफिकेशन फूड चेन के हायर लेवल पर हार्मफुल केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना बताता है। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो फ्रॉम सनलाइट टू डिकम्पोजर। इकोसिस्टम में एनर्जी का जर्नी कुछ इस तरह होता है। सनलाइट से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से हायर कंज्यूमर, हायर कंज्यूमर टू डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर टू डिकम्पोजर। तो स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। सनलाइट एनर्जी का मेन सोर्स सन है। प्रोड्यूसर प्लांट्स
सनलाइट को केमिकल एनर्जी फूड में कन्वर्ट करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स प्लांट को ईट करके एनर्जी लेते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में ये हर्बीवोर को ईट करते हैं। हायर कंज्यूमर ये लोअर लेवल कंज्यूमर को ईट करते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर, जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई करते हैं उनका ऑर्गेनिक मैटर इन्वायरमेंट में रिटर्न होता है। अब है डिकम्पोजर लास्ट, तो बैक्टीरिया और फंगी डेड मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। अब नेक्स्ट है 10% लॉ, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। 10% लॉ बाय लिंडेमन। रेमंड लिंडेमन ने 1942 में इकोसिस्टम के ट्रॉपिक डायनामिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। उनके अकॉर्डिंग एक ट्रॉपिक लेवल पर अवेलेबल एनर्जी का अप्रॉक्सीमेटली 10% ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक ट्रांसफ़र होता है। बाकी एनर्जी ऑर्गेनिज्म की रिस्पायरेशन, मूवमेंट, ग्रोथ और अदर लाइफ एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है और लार्जली हीट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में डिसिपेट हो जाती है। तो अब है एनर्जी एफिशिएंसी इन इकोसिस्टम। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब है कि एक ट्रॉपिक लेवल पर अवेलेबल एनर्जी का कितना पोर्शन नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को एक्चुअली मिल पाता है। इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र कम्प्लीटली एफिशिएंट नहीं होता है। ऑर्गेनिज्म फूड से जो एनर्जी लेता है उसका लार्ज पार्ट मेटाबॉलिज्म और रेस्पिरेशन में यूज़ करता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ इकोसिस्टम कनेक्शन। इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से फूड, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये कनेक्शन इकोसिस्टम को प्रॉपर्ली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। अब है सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। फूड वेब में डिफरेंट स्पीसीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, इसीलिए एक स्पीसीज का रोल इनडायरेक्टली मेनी अदर स्पीसीज को अफेक्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्स कनेक्शंस इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है रेगुलेट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से अब्जॉर्ब करता है। एनिमल्स प्लांट्स को ईट करता है। डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजर ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को इन्वायरमेंट में वापस रिलीज करते हैं। इससे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कंटिन्यू रहती है। अब है मेंटेन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। अगर इकोसिस्टम में मल्टीपल फीडिंग कनेक्शंस है तो एक फूड सोर्स कम होने पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऑल्टरनेटिव फूड रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं। इससे इकोसिस्टम डिस्टर्बेंसेस को बेटर हैंडल कर सकते हैं। अब है सपोर्ट ह्यूमन लाइफ। हेल्दी इकोसिस्टम ह्यूमंस को फूड, क्लीन वाटर, ऑक्सीजन, मेडिसिन, सॉइल फर्टिलिटी और क्लाइमेट रेगुलेशन जैसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। अब है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का मतलब है एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी या बायोमास का कितना परसेंटेज ट्रांसफ़र होता है। मतलब जो एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म को मिली उसमें से नेक्स्ट लेवल को कितनी एनर्जी मिल पाएगी। 10% लॉ इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को समझने का एक सिंपल जनरल रूल है, लेकिन एक्चुअल एफिशिएंसी हर इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म में एग्जैक्टली 10% नहीं होती। अब है अंडरस्टैंडिंग एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी का मेन सोर्स सन है। प्लांट सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हर्बीवोर्स प्लांट को खाते हैं और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाते हैं। हर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का कुछ पोर्शन यूज़ होता है और हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, इसीलिए हायर ट्रॉपिक लेवल्स पर एनर्जी लेस अवेलेबल होती है। अब है एनर्जी ट्रांसफ़र एफिशिएंसी। एनर्जी ट्रांसफ़र एफिशिएंसी बताती है कि एक ट्रॉपिक लेवल की एनर्जी में से कितनी एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र हुई। अगर प्लांट्स में 10,000 यूनिट्स एनर्जी अवेलेबल है तो हार्बीवोर्स को 1000 यूनिट्स मिलती है। तो ट्रांसफ़र एफिशिएंसी 1000 डिवाइडेड 10,000 इंटू 100 इक्वल्स टू 10% लॉ हो, इसी वजह से 10% लॉ इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है बायोमास एफिशिएंसी। बायोमास एफिशिएंसी का मतलब है एक ट्रॉपिक लेवल के बायोमास में से कितनी बायोमास नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो पाती है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स की बायोमास को हर्बीवोर्स कंज्यूम करते हैं, लेकिन प्लांट्स का पूरा ईटन मटेरियल एनिमल बॉडी की न्यू बायोमास नहीं बनता। कुछ पार्ट रिस्पायरेशन और वेस्ट के थ्रू लॉस हो जाता है। मतलब एक लेवल की बायोमास का कितना पार्ट नेक्स्ट लेवल की बायोमास बन पाता है। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फूड को डिफरेंट एफिशिएंसी से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वार्म ब्लडेड एनिमल्स अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में कॉन्सिडरेबल एनर्जी यूज़ करते हैं, जबकि मेनी
इकोटोथर्मिक एनिमल्स में मेटाबॉलिक एनर्जी एक्सपेंडिचर कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है। फॉर ट्रॉफिक लेवल, हायर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ऑलरेडी सेवरल ट्रांसफर्स के पास हो चुकी होती है, इसीलिए अवेलेबल एनर्जी जनरली लोअर होती है। फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स फूड वेब में ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप्स होते हैं। एनर्जी डिफरेंट पाथवेज से मूव कर सकती है, इसीलिए एक स्पीसीज के डिक्लाइन के इफेक्ट कभी कभी ऑल्टरनेटिव फूड सोर्सेज की वजह से रेड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंडीशंस, टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, सनलाइट, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी और हैबिटेट कंडीशंस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड एंड इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इकोलॉजिकल पिरामिड एक डायग्राम है जो इकोसिस्टम के डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को शो करते हैं। ये जनरली शो कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोमास, एनर्जी ट्रांसफ़र को समझने के लिए पिरामिड ऑफ एनर्जी सबसे यूज़फुल है। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम के डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर अवेलेबल एनर्जी को शो करता है। इस पिरामिड के बेस प्रोड्यूसर्स होते हैं और टॉप पर एपेक्स प्रेडेटर होते हैं। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल ऊपर जाता है अवेलेबल एनर्जी जनरली डिक्रीज होती जाती है। पिरामिड का बेस वाइडेस्ट होता है क्योंकि प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा अवेलेबल एनर्जी होती है। टॉप की तरफ एनर्जी डिक्रीज होने के साथ पिरामिड नैरो होता जाता है। अब एग्जांपल ऑफ पिरामिड, सपोज एक इकोसिस्टम में लाइक प्रोड्यूसर में 10,000 यूनिट है, प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो 1000 यूनिट ही कंज्यूम कर पाते हैं एनर्जी का, सेकेंडरी कंज्यूमर 100 यूनिट कंज्यूम कर पाते हैं एनर्जी का, और टर्शियरी कंज्यूमर या एपेक्स कंज्यूमर जो है वो 10% यूनिट ही कंज्यूम कर पाते हैं। इसको सिंपल फॉर्म में एपेक्स प्रेडेटर जो है वो 10% एनर्जी ही कंज्यूम कर पाता है, ज़्यादा नहीं कर पाता क्योंकि वो सबसे अपर में आता है पिरामिड के। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमें क्लियरली बताता है कि इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रॉपिक लेवल के थ्रू कैसे डिक्रीज होती है। ये 10% लॉ को समझने में हेल्प करता है और एक्सप्लेन करता है कि फूड चेन्स यूजुअली बहुत लॉन्ग क्यों नहीं होती। हायर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी कम होने के कारण एपेक्स प्रेडेटर की पॉपुलेशन और बायोमास को सपोर्ट करने के लिए लार्ज प्रोड्यूसर बेस की ज़रूरत होती है। ये इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी, एनर्जी ट्रांसफ़र और ट्रॉपिक रिलेशनशिप्स को कंपेयर करने में भी यूज़फुल होता है। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के बीच कंटिन्यूसली सर्कुलेट करती रहती है। अब प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स इन्वायरमेंट से लेता है, एनिमल्स प्लांट को खाते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज होते हैं और न्यूट्रिएंट वापस इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। अब मेन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, सल्फर साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल वो नेचुरल साइकिल है जिसमें ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर और रॉक्स के बीच कंटिन्यूसली मूव करती है। ऑक्सीजन साइकिल के लिए एसेंशियल है, स्पेशली रिस्पायरेशन के लिए। तो फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। रिस्पायरेशन ज़रूरी है। ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन के थ्रू ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई करते हैं, मर जाते हैं, तो बैक्टीरिया और फंगी उनके डेड मैटर को डिकम्पोज करते हैं, उनको गला देते हैं और डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज़ हो सकता है, स्पेशली एरोबिक डिकम्पोजिशन में। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ केमिकल रिएक्शन कर सकती है, इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आयरन का रस्ट होना ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट से होता है। नेक्स्ट है ओशियन ऑक्सीजन एक्सचेंज। एटमॉस्फेयर और ओशियन के बीच ऑक्सीजन का एक्सचेंज कंटिन्यूसली होता है। ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म उसे रिस्पायरेशन के लिए यूज़ करती है। अब ओशियन के फाइटोप्लैंक्टन भी फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं।
नेक्स्ट है ओजोन फॉर्मेशन। एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में सनलाइट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर सकती है। ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन होकर ओजोन बना सकते हैं। ओजोन लेयर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके अर्थ पर लाइफ को प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन रिजर्वॉयर्स। फर्स्ट में एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये ह्यूमन एनिमल्स और मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिस्पायरेशन के लिए डायरेक्टली अवेलेबल होती है। नेक्स्ट बायोस्फीयर। प्लांट एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडीज में ऑक्सीजन डिफरेंट कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन और अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर रिवर ओशियन लेक और अदर वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब फिश और अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं। नेक्स्ट लिथोस्फीयर। रॉक्स और मिनरल्स में ऑक्सीजन डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अर्थ की क्रस्ट में ऑक्सीजन बहुत एबंडेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन साइकिल। फर्स्ट है सपोर्ट लाइफ। ऑलमोस्ट ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म को रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसीलिए ऑक्सीजन साइकिल लाइफ को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है मेंटेन बैलेंस। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है और रिस्पायरेशन या कंबशन ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। इन प्रोसेसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में गैसेस का नेचुरल बैलेंस मेंटेन होता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट अर्थ। ऑक्सीजन से ओजोन फॉर्मेशन होती है और ओजोन लेयर हार्मफुल यूवी रेडिएशन से अर्थ के लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है सस्टेन इकोसिस्टम। ऑक्सीजन टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम में रिस्पायरेशन और डिकम्पोजिशन जैसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को सपोर्ट करती है। अब ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन ऑक्सीजन साइकिल। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज और फॉरेस्ट फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन से फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी डिक्रीज हो सकती है और कार्बन साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। एयर और वाटर पॉल्यूशन ऑर्गेनिज्म की फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन और एक्वाटिक ऑक्सीजन लेवल को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है बर्निंग फॉसिल फ्यूल। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बर्न करने पर ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और लार्ज अमाउंट में CO2 रिलीज होती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। ह्यूमन एक्टिविटीज से ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज होने पर क्लाइमेट चेंज होता है जो फॉरेस्ट, ओशियन और इकोसिस्टम के फंक्शनिंग को ऑल्टर कर सकता है। नेक्स्ट है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन एटमॉस्फेयर, प्लांट, एनिमल, सॉइल, ओशियन और रॉक के बीच कंटिन्यूअसली मूव करता है। कार्बन लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और DNA जैसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कार्बन प्रेजेंट होता है। अब फोटोसिंथेसिस। प्लांट एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। रिस्पायरेशन। प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब डेड प्लांट्स, एनिमल्स और वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन करते हैं। इस प्रोसेस से कार्बन सॉइल में जा सकता है और इवेंचुअली CO2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो सकता है। नेक्स्ट है कंबशन। वुड, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे कार्बन कंटेनिंग मटेरियल्स बर्न होने पर CO2 रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है ओशियनिक एक्सचेंज। एटमॉस्फेयर और ओशियन के बीच CO2 का कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता है। ओशियंस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन। सम कार्बन ओशियन सेडिमेंट्स में सेटल होकर लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल स्टोरेज का पार्ट बन सकता है। नेक्स्ट है फॉसिलाइजेशन। एंशिएंट ऑर्गेनिज्म के रिमेन मिलियंस ऑफ ईयर्स तक प्रेशर और जियोलॉजिकल प्रोसेस के अंडर रहकर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल बना सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक इरप्शंस और जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू अर्थ के इंटीरियर से कार्बन कंटेनिंग गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकती है। अब है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन कार्बन साइकिल। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज,
एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। फॉरेस्ट कटिंग से कार्बन एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होता है और स्टोर्ड कार्बन भी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकता है। नेक्स्ट है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बर्निंग से लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है लैंड यूज चेंजेस। फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर, रोड, इंडस्ट्री और सेटलमेंट में कन्वर्ट करने से कार्बन स्टोरेज और सॉइल कार्बन साइकिल चेंज होती है। अब है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वाटर के बीच सर्कुलेट करता है। नाइट्रोजन प्रोटीन्स, DNA और अदर इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के एसेंशियल पार्ट है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस N2 बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन मोस्ट प्लांट्स एटमॉस्फेरिक N2 को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को ऐसे नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है जो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सके। फर्स्ट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सर्टेन बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स के नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। लाइटनिंग की हाई एनर्जी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में हेल्प करती है, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फॉर्म हो सकता है। ये इवेंचुअली सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इंडस्ट्रीज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कंपाउंड बनाती है, स्पेशली अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स। ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में वाइडली यूज्ड है। नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में सॉइल बैक्टीरिया अमोनिया, अमोनियम को नाइट्रेट और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रेट प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट यूजेबल नाइट्रोजन फॉर्म है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। प्लांट सॉइल से नाइट्रेट या अमोनिया एब्जॉर्ब करता है और उन्हें प्रोटीन्स और अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। एनिमल प्लांट को कंज्यूम करके नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं। अब है एमोनिफिकेशन। जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं या वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, डिकम्पोजर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया, अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है डेंट्रिफिकेशन। डेंट्रिफिकेशन में सर्टेन बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाती है, इससे नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती रहती है। अब है नाइट्रोजन रिजर्वॉयर्स। फर्स्ट में आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का लार्जेस्ट रिजर्वॉयर्स है, मेनली N2 गैस के फॉर्म में। सॉइल एंड सेडिमेंट। सॉइल में नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर, अमोनियम, नाइट्रेट और नाइट्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। बायोस्फीयर। प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन, DNA और अदर कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब है हाइड्रोस्फीयर। वाटर बॉडीज में डिजॉल्व नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। सपोर्ट लाइफ। ये लाइफ को सपोर्ट करता है। इकोसिस्टम फंक्शनिंग। नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट करता है, इसीलिए नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी इकोसिस्टम फंक्शनिंग को स्ट्रांगली अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। प्लांट्स को सफिशिएंट नाइट्रोजन मिलने से हेल्दी ग्रोथ और क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूव हो सकती है। इसी रीजन से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर में वाइडली यूज्ड है। नेक्स्ट है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नाइट्रोजन साइकिल। फर्टिलाइजर यूज। एक्सेस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सॉइल और वाटर में नाइट्रेट लेवल इंक्रीज कर सकती है। रन ऑफ के थ्रू न्यूट्रिएंट्स वाटर बॉडीज में पहुंचकर यूट्रोफिकेशन काउज कर सकता है। फॉसिल फ्यूल कॉम्बशन। फॉसिल फ्यूल बर्न करने से नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। ये एयर पॉल्यूशन और एसिड डिपोजिशन जैसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन से सॉइल, नाइट्रोजन स्टोरेज, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग डिस्टर्ब हो सकती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। इंडस्ट्रीज नाइट्रोजन कंपाउंड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज कर सकती है, जिससे नेचुरल नाइट्रोजन साइकिल डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट है लाइफ स्टॉक फार्मिंग। लार्ज स्केल लाइफ स्टॉक फार्मिंग से एनिमल वेस्ट के थ्रू नाइट्रोजन कंपाउंड्स एनवायरनमेंट में ऐड होते हैं। एक्सेस नाइट्रोजन एयर और वाटर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें वाटर ओशियन, एटमॉस्फेयर, लैंड, रिवर, ग्राउंड वाटर, प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच सर्कुलेट करता है। जैसे एवापोरेशन, सन की हीट से वाटर लिक्विड से वाटर वेपर बन जाता है। ट्रांसपीरेशन, प्लांट अपने लीफ से वाटर वेपर रिलीज करते हैं। कंडेंसेशन, वाटर वेपर कूल होकर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है और क्लाउड्स बनते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन, क्लाउड से वाटर रेन, स्नो स्लेट या हेल के फॉर्म में अर्थ पर आते हैं। रन ऑफ, सरफेस वाटर रिवर्स और स्ट्रीम के थ्रू लेक या ओशियन की तरफ फ्लो करते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल में फॉस्फोरस मेनली रॉक, सॉइल, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच सर्कुलेट करते हैं। फॉस्फोरस का मेजर नेचुरल सोर्स फॉस्फेट रॉक्स है। वेदरिंग से फॉस्फेट सॉइल में रिलीज होता है। प्लांट्स फॉस्फेट एब्जॉर्ब करते हैं। एनिमल्स प्लांट्स को ईट करके फॉस्फोरस ऑब्टेन करते हैं। डेड ऑर्गेनिज्म और वेस्ट को डिकम्पोजर ब्रेक डाउन करते हैं और फॉस्फोरस सॉइल में रिटर्न होते हैं। कुछ फॉस्फोरस वाटर बॉडीज में जाकर सेडिमेंट्स में सेटल हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस है फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस डीएनए, आरएनए, एटीपी, बोन्स और सेल मेम्ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स की ग्रोथ और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में भी इसका मेजर रोल है। नेक्स्ट है सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल में सल्फर एटमॉस्फेयर, रॉक, सॉइल, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच मूव करता है। वेदरिंग से रॉक से सल्फर कंपाउंड सॉइल और वाटर में रिलीज होता है। प्लांट सल्फर एब्जॉर्ब करते हैं। एनिमल्स प्लांट्स को ईट करके सल्फर ऑब्टेन करते हैं। डिकम्पोजिशन के थ्रू सल्फर वापस इन्वायरमेंट में आते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी और डिकम्पोजिशन एटमॉस्फेयर में सल्फर गैसेस ऐड कर सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज स्पेशली कोल और सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज कर सकती है। SO2 एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस के थ्रू एसिड रेन में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सल्फर प्रोटीन्स और सर्टेन विटामिन या एंजाइम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से किसी भी तरीके का MCQs वगैरह चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आप लोगों को MCQs वगैरह इस चैप्टर का प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।